हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 24 जुलाई 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच करेक्टली अबाउट द recommendations and the recommending body about एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो बॉडीज ने recommendations दी है और सामने उनकी recommendation, तो कौन सी पेयर करेक्टली मैच की गई। फर्स्ट, the decision on disqualification should be made by president or governor on the advice of election commission। बॉडी का नाम दिया गया है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, the political party cannot be a dictatorship internally, Kyoto Holohan judgment। And third, speaker does not satisfy the requirement of such independent adjudicatory authority, law commission। तो चलिए देखते हैं कौन सी पैर करेक्टली मैच की गई। सो इसका आंसर होगा ए, वन ओनली। अब देखिए ये फर्स्ट रिकमेंडेशन जो है वो करेक्ट है। प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को डिसीजन लेना चाहिए ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये रिकमेंडेशन दी थी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC। ठीक है, तो उन्होंने और भी काफी सारी रिकमेंडेशंस दी है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसी रिकमेंडेशंस पूछी जा सकती है। सेकंड, अ पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट बी अ डिक्टेटरशिप इंटरनली। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ऑपोजिट दिए गए हैं। मतलब कि ये रिकमेंडेशन जो है वो दी थी लॉ कमीशन ने, एंड ये रिकमेंडेशन जो है, आर्ग्यूमेंट है, ये था कियोतो होलोहन जजमेंट में। ठीक है, तो ये सेकंड रिकमेंडेशन ये कहती है दैट द पॉलिटिकल पार्टी should discuss this issue to provide freedom of speech and expression। तो ये उनका इंटरनल मैटर है कि स्पीकर वर्सेस रूलिंग पार्टी, तो मतलब ये इंटरनल इश्यू को म्यूचुअली डिस्कस करके सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए और इस तरीके से ये इश्यू को रिजॉल्व करना चाहिए। सो द पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट बी अ डिक्टेटरशिप। अगर स्पीकर रूलिंग पार्टी के खिलाफ कोई जजमेंट देते हैं तो उनको डिक्टेटर की तरह काम नहीं करना चाहिए। थर्ड रिकमेंडेशन जो है वहां पे ये कहा गया है कि स्पीकर की जो ऑफिस है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंटिन्यूअस मेजॉरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो मेजर पार्टी है अगर उनकी कंटिन्यूअस मेजॉरिटी होगी तभी जाके स्पीकर जो है वो अपनी ऑफिस में रह सकते। मतलब कि स्पीकर की ऑफिस जो है वो कोई इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं है, and in the cases of anti defection it serves as a adjudicatory authority। so the office of speaker does not qualify for this kind of adjudicatory authority। ये आर्ग्यूमेंट था कियोतो होलोहन जजमेंट के अंदर। तो मतलब सेकंड एंड थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, हमारा आंसर होगा ए, वन ओनली। सो रिसेंटली जो राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो राजस्थान के स्पीकर है उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी, जो उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो मंडे को अपना जजमेंट दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट न्यू एफडीआई रूल्स। नए एफडीआई रूल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल द कंट्रीज शेयरिंग लैंड बॉर्डर विथ इंडिया कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट। जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है कंट्रीज, वो सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एन एफडीआई डील दैट बेनिफिट्स एनी कंट्री शेयरिंग बॉर्डर विद इंडिया विल नीड गवर्नमेंट अप्रूवल। अगर कोई एफडीआई ऑलरेडी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट है और उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करनी है किसी ऐसी कंट्री को जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है वो कंपलसरी है। थर्ड, investors from countries not covered by the new policy only have to inform the RBI after a transaction। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर होगा डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब रिसेंटली जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था
उस टाइम पे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो स्लो डाउन में थी, तो मतलब काफी सारे मार्केट्स के अंदर रिसेशन फेस करना पड़ता था। तो मतलब इसके अंदर कंट्रीज सच एज चाइना should not be involved into any opportunistic takeovers। तो अपॉर्चुनिटीस्टिक टेक ओवर्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो अभी स्लो डाउन में चल रही है, तो ऐसे टाइम पे वहां की जो मार्केट वैल्यू जो है वो कम होगी, तो कम मार्केट वैल्यू पे कोई दूसरी कंट्री हमारे मार्केट को कैप्चर ना कर ले, इस कंडीशन को रोकने के लिए अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स को चेंज किया गया था इन न्यू एफडीआई रूल्स। तो जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, ऐसी कंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया था फ्रॉम एंटरिंग इनटू इंडियाज मार्केट। वो सिर्फ गवर्नमेंट के रूट से ही एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा है, फॉर एग्जाम्पल एनी एंटिटी ए जिसके अंदर एफडीआई है सिंगापुर का, फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कि मार्केट वैल्यू जो है इसकी कम है और सिंगापुर की जो फर्म है इसको सेल करना चाहती है, सो कम रेट पे फॉर एग्जाम्पल चाइना इसे अगर बाय कर लेता है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स, जहां पे ओनरशिप जो है वो सिंगापुर की फर्म ने किसको ट्रांसफर की है, चाइना को। तो ऐसा ना हो इसलिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए भी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट अप्रूवल जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। तो सेकंड जो है वो करेक्ट है। थर्ड कि इन्वेस्टर फ्रॉम अदर कंट्रीज, मतलब कि जो कंट्री इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते, एक बार उन्होंने ट्रांजैक्शन कर लिया फिर सिर्फ आरबीआई को इन्फॉर्म करना है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब देखिए गवर्नमेंट ने एक साइड से यहाँ पे जो अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स है उनको रोक लिया और दूसरी साइड से यहाँ से एफडीआई जो है उसके लिए एक अलग से अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट की है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। अर्लियर प्रोविजन ये था कि ऐसी दूसरी जितनी भी कंट्रीज है उन सभी को गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, तो ये क्लॉज को गवर्नमेंट ने रिमूव कर लिया है। और ये जो फर्स्ट प्रोविजन है वो भी पहले सिर्फ दो कंट्री के लिए था, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जो अभी सभी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं उन सभी कंट्रीज के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 है उसको अमेंड किया है और उसके अंदर जो बिडिंग प्रोसेस है वहां पे भी कुछ कंट्रीज को अलाउ नहीं किया है फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। Question number 3. Which of the following statements is or are correct about particularly vulnerable tribal groups? PVTGs के लिए कौन सा statement correct है? They are considered as a separate category among the tribal population for the first time by Debar Commission. Second, they are mostly homogeneous with a small population and relatively physically isolated. Third, highest number of PVTGs are found in the state of Madhya Pradesh. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा ए 1 एंड 2। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक्चुअली इन 1973 ये डेबर कमीशन जो है वो फॉर्म किया गया था फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट। अब उन्होंने उस टाइम पे एक कैटेगरी जो है वो बनाई थी, उसका नाम है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, पीटीजी। जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें से जो लेस डेवलप है, तो ऐसी कैटेगरी को प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा जाता था। देन इन 2006 गवर्नमेंट रीनेम्ड पीटीजी टू पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड, दे आर मोस्टली होमोजिनस, तो यहां पे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं लिख देता हूं यहां पे। दे आर मोस्टली होमोजिनस, ये करेक्ट है। फिर सेकंड, स्मॉल पॉपुलेशन, ये भी करेक्ट है। थर्ड, फिजिकली आइसोलेटेड, ये भी करेक्ट है। फोर्थ, दे हैव नो रिटन लैंग्वेज, दे हैव नो रिटन लैंग्वेज। कैरेक्टर नंबर 5,
they use relatively simple technology, and then slower rate of change. रेट ऑफ चेंज जो है वो काफी स्लो, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज. थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज आर फाउंड इन ओडिशा एंड नॉट इन मध्य प्रदेश. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए 1 एंड 2. अब पर्टिकुलरली ये जो ट्राइबल ग्रुप है ब्रू, वो न्यूज में रहता है because they are considered as a particularly vulnerable tribal group PVTG in the state of Tripura. और त्रिपुरा से वो माइग्रेट होके गए थे मिजोरम, और वहां पे ब्रू रियांग की जो रेफ्यूजी क्राइसिस चल रही है, इस वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज में रहता है. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following factors are taken into consideration while fixing minimum support prices MSPs? MSPs को डिटरमाइन करते वक्त कौन से फैक्टर्स ध्यान में लिए जाते हैं? First, both domestic and international price trends. Second, cost of production. Third, implications of MSPs on consumers. And fourth, rainfall recorded during the season. तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है. इसका आंसर होगा ए 1, 2 एंड 3. टोटल 7 फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, उसमें से 1, 2 एंड 3 आपको यहां पे दिए गए हैं. पहले 3, ये रेनफॉल रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द सीजन, ये करेक्ट फैक्टर नहीं है. फैक्टर नंबर 4, इंटरक्रॉप पैरिटी. फैक्टर नंबर 5, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर. फैक्टर नंबर 6, 50% margin over cost of production. ठीक है, तो ये टोटल 7 फैक्टर्स है जिनको ध्यान में लिया जाता है. सॉरी, वन मोर, प्राइस ट्रेंड्स इन द मार्केट. ठीक है, तो टोटल 7 फैक्टर्स है जिनको ध्यान में लिया जाता है. पंजाब के अंदर ये न्यूज में रहता है, अकाली दल वोंट अलाउ एनी टिंकरिंग विद एमएसपी. क्वेश्चन नंबर 5. द टर्म पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन समटाइम्स सीन इन न्यूज. Which of the following article of the Indian Constitution contains specific provisions with respect to public trust doctrine? यहां पे ये पूछा गया है कि ये जो टर्म है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, उसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में स्पेसिफिक प्रोविजन है. ऑप्शन ए आर्टिकल 51A, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 25. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर होगा आर्टिकल 21, दैट इज सी. अब देखिए आर्टिकल 21 के अंदर क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है. पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है, देयर आर सर्टेन नेचुरल रिसोर्सेस सच एज एयर, वाटर, सी, फॉरेस्ट, जो नेचर की गिफ्ट है. इट इज अ नेचुरल गिफ्ट. इट शुड नॉट बी ओपन टू प्राइवेट ओनरशिप. सो एवरीवन शुड बी अलाउड फॉर इट्स फ्री यूज. इसको कहते हैं पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन. तो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो है वो मेनली 2 पर्पस को सर्व करता है. फर्स्ट पर्पस ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, they should effectively manage these kinds of natural resources. Effective management of these kinds of natural resources is the responsibility of state government. अगर वो अपनी responsibility fulfill नहीं करते, then it serves the second purpose, that is for the citizens to question on the state for effective management of natural resources. तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करेगी, देन इट एम्पावर्स द सिटीजंस टू क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट.
सो द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन सर्व्स टू प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब इंडिया के अंदर ये आर्टिकल 21 जो है उसके अंदर राइट टू लाइफ में राइट फॉर हेल्दी एनवायरमेंट भी है एंड राइट फॉर लाइवलीहुड भी है। मतलब कि आर्टिकल 21 में इस पर्टिकुलर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की बात की गई, दैट इज व्हाई द आंसर सी इज करेक्ट। पर्टिकुलरली ये जो एनजीटी है इट इज वेरी एक्टिव नाउअडेज, तो उन्होंने ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो है उसको मेंशन करते हुए गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन किए थे कि आपने जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस कैसे दिया इफ दे आर not viable in terms of environment. Question number 6. Which of the following statements is or are correct about Cold War? Cold War के बारे में कौन सा statement correct है? The term cold is used as the involved countries mainly belong to temperate region. Second statement, the collapse of Soviet Union is one of the main factors responsible for the end of Cold War. तो चलिए देखते हैं कौन सा statement correct है। आंसर होगा बी, सेकंड ओनली। अब यहाँ पे ये जो कोल्ड टर्म यूज की गई है ये टेम्परेट रीजन की वजह से नहीं थी, इट वाज यूज्ड बिकॉज देयर वाज नो लार्ज स्केल फाइटिंग डायरेक्टली बिटवीन टू सुपर पावर्स यूएस एंड सोवियत यूनियन विच इज नाउ नोन एज रशिया। ठीक है, सो डायरेक्टली उनके बीच में कोई फाइट नहीं हुई थी, फिजिकल वॉर नहीं हुआ था, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कोल्ड वॉर। Second, the collapse of Soviet Union is one of the main factors. ये statement correct है। After the USSR has collapsed, जो कि एक मेन पावर था, सुपर पावर, तो इस वजह से कोल्ड वॉर का एंड हुआ। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा बी, सेकंड ओनली। अब रिसेंटली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, इंडिया विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ अलायंस सिस्टम। तो इस वजह से ये कोल्ड वॉर का टाइम जो है वो न्यूज में था और पर्टिकुलरली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो न्यूज में रहती, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, लुजोन स्टेट सेपरेट्स ताइवान फ्रॉम फिलीपींस। लुजोन स्टेट जो है वो ताइवान और फिलीपींस को अलग करती है। ताइवान स्टेट सेपरेट्स ताइवान फ्रॉम चाइना। ताइवान स्टेट जो है वो ताइवान को चाइना से सेपरेट करती है। तो आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। अब देखिए यहां पे ये है लुजोन स्टेट, यहां पे है ताइवान और ये है फिलीपींस। सो मतलब ये करेक्ट हो गया, लुजोन स्टेट सेपरेट्स ताइवान फ्रॉम फिलीपींस, और यहां पे है ताइवान स्टेट, इट सेपरेट्स ताइवान फ्रॉम दी चाइना। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब पर्टिकुलरली ये जो हांगकांग एंड ताइवान का एरिया है, स्पेशली हांगकांग, वो न्यूज में रहता है ड्यू टू एक्सटेंडेड चाइनीज डिप्लोमेसी, जो नया चाइना ने लॉ बनाया था उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? आईसीजे के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, द जजमेंट ऑफ आईसीजे is final and binding upon the countries in contentious cases. contentious cases के बारे में ICJ का जजमेंट जो है वो फाइनल होता है एंड बाइंडिंग होता है। सेकंड, परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी कैन वीटो अगेंस्ट द रूलिंग्स ऑफ आईसीजे। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। अब कंटेंशियस केसेस का मतलब क्या होता है? जब कोई स्टेट पार्टी सामने से आईसीजे के अंदर केस फाइल करती है तो ऐसे केसेस को कहेंगे कंटेंशियस केसेस। तो यहां पे आईसीजे का जो रूलिंग होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा ऑन बोथ द पार्टीज। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड के अंदर ये लिखा है कि जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के, वो इसके रूलिंग के अगेंस्ट अपना वीटो यूज कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एक्चुअली द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी एनफोर्सेस दी रूलिंग्स ऑफ आईसीजे, वो इसके रूलिंग्स को एनफोर्स भी करते हैं और उनके अगेंस्ट अपना वीटो जो है वो भी यूज कर सकते हैं। परमानेंट मेंबर्स टोटल 5 है,
यूएसए, यूके, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। अब पर्टिकुलरली ये जो कुलभूषण जाधव का केस चल रहा है आईसीजे के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, इस वजह से आईसीजे जो है वो न्यूज में रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। प्रेसिडेंट डिसीजन टू डिसॉल्व लोकसभा बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट का जो लोकसभा को डिसॉल्व करने का डिसीजन है बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 year टर्म्स, तो इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। सेकेंड, द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट अ टाइम ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर होगा सेकेंड। पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इस डिसीजन को पर्टिकुलरली आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, ये प्रेसिडेंट का पर्सनल डिस्क्रिप्शन है। सेकेंड, द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months, ये ड्यूरेशन जो है वो गलत है। इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year। अब यहाँ पे मेन चीज ये है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उस टाइम पे 1 year का एक्सटेंशन किया जा सकता है एट एनी ईयर ऑफ एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एक बार अगर इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट, अगर इमरजेंसी बंद हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैक्सिमम 6 महीने तक लोकसभा को एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year and after the emergency cease to operate it can be extended by maximum 6 months। so particularly लोकसभा एंड कुछ स्टेट के असेंबली के बाईपोल्स जो है वो अभी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, इस वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो न्यूज में रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following European country does not share border with Atlantic Ocean। अटलांटिक ओशन के साथ कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करती? ए पोर्टुगल, बी यूके, सी स्पेन एंड डी इटाली। तो देखिए यहाँ पे मैप दिया गया है, आंसर होगा डी इटाली। अब पोर्टुगल यहाँ पे है जो ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, स्पेन यहाँ पे है दैट ऑल्सो शेयर्स बॉर्डर विद द अटलांटिक ओशन, यूके भी शेयर करता है, इटाली जो है वो यहाँ पे इट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द Atlantic Ocean, it shares border with the Mediterranean Sea। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये जो इटाली के सेनेटर है उन्होंने भी यूरोपियन यूनियन को एग्जिट करने के लिए रिजोल्यूशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था वहां की सेनेट के अंदर। ठीक है, सो इटाली इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री विच वांट्स टू एग्जिट यूरोपियन यूनियन। रिसेंटली किसने एग्जिट किया था? ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट न्यूज में था ड्यू टू ब्रिटेन्स एग्जिट। ठीक है, ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।